हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी लोग कैसे हो बेटा? तो आज के इस लेक्चर में हम रोंग इवैल्यूएशन या कह सकते हैं कि डिसरेस्पेक्ट, रोंग इवैल्यूएशन के टाइप्स, इसके बाद डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन के क्या बेसिस हैं, और अगर रिलेशनशिप में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है तो उसका हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, परिवार में, समाज में उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इन्हीं सभी टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं रोंग इवैल्यूएशन या डिसरेस्पेक्ट से। तो डिसरेस्पेक्ट या रोंग इवैल्यूएशन को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रेस्पेक्ट क्या है। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था रेस्पेक्ट वाली लेक्चर में कि रेस्पेक्ट का मतलब होता है अपना भी और सामने वाले का भी राइट इवैल्यूएशन करना, अर्थात अपना भी और सामने वाले का भी ठीक ठीक आकलन करना। तो जब हम अपना और सामने वाले का ठीक ठीक आकलन करते हैं तो उसको राइट इवैल्यूएशन कहा। अब ये ठीक ठीक आकलन किस आधार पर करते हैं, उससे क्या बेसिस है? तो प्रपोजल के फॉर्म में प्रस्ताव रूप में ये बात बताई गई थी कि व्हेन वी इवैल्यूएट अदर्स एंड आवरसेल्फ एज वेल on the basis of self, that is on the basis of purpose, on the basis of program and on the basis of potential। पर्पस, प्रोग्राम एंड पोटेंशियल के बेस पर जब हम अपना भी और सामने वाले का भी इवेल्युएशन करते हैं तो ऐसा पाते हैं कि अदर इज सिमिलर टू मी या वी आर सिमिलर, सामने वाले का और स्वयं का राइट इवेल्युएशन कहलाता है। इसी को हमने रेस्पेक्ट कहा। अब अगर इवेल्युएशन राइट ना हो तो ऐसे इवेल्युएशन को बोलते हैं रोंग इवेल्युएशन, और यही आपका कहलाता है डिसरेस्पेक्ट। तो इवैल्यूएशन अगर राइट नहीं है तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि व्हेन वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट आवरसेल्फ एज वेल एज अदर्स, द इवैल्यूएशन इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ। तो अगर इवैल्यूएशन सेल्फ के बेस पर नहीं है तो इट इज रोंग इवैल्यूएशन। पहली बात। अगर इवैल्यूएशन अपना भी और सामने वाले का भी पर्पस, प्रोग्राम एंड पोटेंशियल के बेस पर नहीं है तो इट इज रोंग इवैल्यूएशन। अगर इवेल्युएशन जो है वो बॉडी पैरामीटर्स या बॉडी फीचर्स या कह सकते हैं फिजिकल फैसिलिटी या कह सकते हैं कल्चर या कास्ट या बिलीफ सिस्टम, अगर इन आधार पर हम अपना और सामने वाले का इवेल्युएशन करते हैं तो इट इज ऑल्सो रोंग इवेल्युएशन, और रोंग इवेल्युएशन को ही हम डिसरेस्पेक्ट बोलते हैं। एंड रोंग इवेल्युएशन लीड्स टू डिफरेंशिएशन और वी कैन से डिस्क्रिमिनेशन इन रिलेशनशिप। तो रोंग इवैल्यूएशन के द्वारा ही संबंधों में एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या कह सकते हैं डिफरेंशिएशन है ना, देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें और जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में बताया कि रोंग इवैल्यूएशन जो है वो कितने प्रकार का होता है, उसके कितनी फॉर्म्स हैं। प्रपोजल की फॉर्म में बताया कि रोंग इवैल्यूएशन जो है वो 3 प्रकार से होता है, उसकी 3 फॉर्म्स हैं। पहला ओवर इवैल्यूएशन, सेकंड अंडर इवैल्यूएशन, थर्ड वन इज अदरवाइज इवैल्यूएशन। ठीक है। तो ओवर इवैल्यूएशन का मतलब है अधिमूल्यांकन, अंडर इवैल्यूएशन का मतलब है अवमूल्यांकन या अवमूल्यन, और अदरवाइज इवैल्यूएशन का मतलब है अमूल्यन। ठीक है। अब पहले हम समझ लेते हैं ओवर इवैल्यूएशन को। तो जब हम स्वयं को भी और सामने वाले को भी जो हम हैं, जो हमारी रियलिटी है, उससे ज्यादा हम उसे इवेल्युएट करते हैं, इसी को कहते हैं ओवर इवेल्युएशन। अर्थात टू इवेल्युएट समवन मोर देन व्हाट इट इज। व्हेन वी इवेल्युएट समवन मोर देन व्हाट इट इज तो दिस इज व्हाट वी से ओवर इवेल्युएशन। जैसे मान लिया जब भी हम अपना ओवर इवेल्युएशन करते हैं तो इससे हमारे अंदर ईगो एंश्योर होता है, अहंकार एंश्योर होता है। जब हम सामने वाले का ओवर इवेल्युएशन करते हैं तो इससे हमारे और सामने वाले के बीच में या मेरे सेल्फ में सामने वाले के प्रति एक प्रकार का अटैचमेंट, एक प्रकार का मोह, एक प्रकार का आकर्षण है ना, ये एंश्योर होता है। और मोह जो है ये दुख का कारण बनता है। अब इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। तो जब भी परिवार में लोग हमारा ओवर इवैल्यूएशन करते हैं है ना, तो कभी जांच के देखो। जैसे मान लिया आपके पेरेंट्स हैं
और वो आपका ओवर इवोल्यूशन करते हैं किसी के सामने, आप उस समय कंफर्टेबल बने रहते हो या नहीं? कभी जांच के देखना। आप कंफर्टेबल तभी बने रहोगे जब आपका राइट इवोल्यूशन होगा, लेकिन जैसे ही आपका इवोल्यूशन रॉन्ग हो जाता है तब आप कंफर्टेबल नहीं बने रहते। तो ओवर इवोल्यूशन को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लें कोई हमारी फ्लैटरिंग करता है, कोई हमारी चापलूसी करता है ना, कोई हमारी एकदम तारीफ कर देता है, तो क्या हम कंफर्टेबल बने रहते हैं या हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं? अब घर परिवार में देखते हैं ओवर इवोल्यूशन को। जैसे मान लिया घर परिवार में आप बैठे हुए हो और मेहमान आ जाएं और आपके पिताजी जो है मेहमानों के सामने आपकी तारीफ कर दें और कहें कि मेरा लड़का तो बहुत विद्वान है, बहुत ज़्यादा समझदार है ना, ये तो कुछ भी कर सकता है, ये तो टॉपर है लड़का मेरा। अब बताओ, जब इतनी तारीफ सुनते हो आप हारमोनी बने रहते हो, है ना, या आप जो है अनकंफर्टेबल हो जाते हो? अनकंफर्टेबल आप हो रहे हो अगर, तो वो इंडिकेट करता है कि आपका जो एवोल्यूशन राइट नहीं हुआ है। क्योंकि हम सभी को पता होता है हम कितने पानी में हैं, हम सभी को पता होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस कितना है। अब नेक्स्ट जो है उसको देख लेते हैं, दैट इज अंडर एवेल्युएशन। इसको बोलते हैं अवमूल्यन। इसका मतलब है जब हम किसी सामने वाले को जो वो है उससे कम उसको हम उसका मूल्यांकन करते हैं, तो जो वो सामने वाला है, जो उसकी रियलिटी है ना, उससे कम उसको हम आंकते हैं, तो इसको बोलते हैं अंडर एवेल्युएशन। अर्थात टू इवेल्युएट समवन लेस देन व्हाट इट इज। तो व्हेन वी इवेल्युएट समवन लेस देन व्हाट इट इज, तो इट इज व्हाट वी से अंडर एवेल्युएशन। जैसे कोई आपकी बुराई करता है, मान लिया कोई आपको बोलता है कि यू आर गुड फॉर नथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बेकार हो, कोई आपके बारे में ऐसा बोलता है, क्या लगता है उस समय? आप कंफर्टेबल बने रहते हो या आप अनकंफर्टेबल की स्थिति में आ जाते हो? जांच के देखना इस बात को, ठीक है। और इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं, है ना। जैसे आप घर में बैठे हुए हो, मेहमान आ जाएं और बातचीत के दौरान आपके पिताजी कहें आपके बारे में कि जो हमारा लड़का है ये गुड फॉर नथिंग है, ये बिल्कुल बेकार है जी, आलसी व्यक्ति है, ये लेजीएस्ट पर्सन है, ये कुछ नहीं कर सकता, है ना, हमें तो उसके भविष्य की चिंता ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, बिल्कुल बेकार हो गया है ना, दिन भर सोता रहता है। इस तरीके से क्या कर रहे हैं, आपका वो इवेल्युएशन कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि आपकी जो वास्तविक मनोस्थिति क्या है, आपका कॉम्पिटेंस क्या है, ये आप जानते हो। तो अब बताइए, ऐसी स्थिति में आप कैसा फील करते हैं? जब कोई आपका अंडर इवोल्यूशन करता है तब आप कंफर्टेबल बने रहते हैं या आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं? इस बात को आप स्वयं में जांच सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज अदरवाइज एवेल्युएशन, है ना। इसका मतलब है कि जब कोई हमारा एवेल्युएशन इस तरीके से कर रहा है या हम किसी का एवेल्युएशन इस तरीके से कर रहे हैं कि हम सामने वाले को मानव ही नहीं मान रहे, उसको हम मानव के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसकी तुलना हम किसी जानवर से कर रहे हैं, है ना, उसको किसी जानवर के नाम से एड्रेस कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। क्योंकि हमने समाज में क्या है, हमने जानवरों के बारे में भी कुछ एजम्पशंस बना रखी हैं। जैसे गधा है कोई, मान लिया गधा जो एनिमल है, तो उसको किससे इंडिकेट करते हैं? मूर्ख से, कि कोई व्यक्ति मूर्ख है, बुद्धू है, उसको गधा बोल देते हैं। तो जब हम सामने वाले को मानव ही ना माने और किसी जानवर से उसकी तुलना कर देते हैं, तो ये उसका अदरवाइज इवोल्यूशन हुआ। हम किसी को बातों बातों में कहते हैं कि आप तो गधे हो, तो मतलब हम सामने वाले को इंसान मानने को तैयार नहीं है। तो जब ऐसा इवोल्यूशन होता है, इसको बोलते हैं अदरवाइज इवोल्यूशन। टू इवेल्युएट समवन अदरवाइज देन व्हाट इट इज, तो इट इज व्हाट वी से अदरवाइज इवोल्यूशन। तो देखिए, चाहे आपका ओवर इवोल्यूशन हो, चाहे आपका अंडर इवोल्यूशन हो, या आपका अदरवाइज इवोल्यूशन हो, है ना, इन तीनों परिस्थितियों में आपको स्वयं में जांचना है कि क्या मैं हारमनी में, क्या मैं कंफर्टेबल बना रहता हूँ, ये आपको जांचना है। तो अगर हम कंफर्टेबल नहीं बने रहते, है ना, तो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है दैट इज़ नॉट राइट। तो अगर इवोल्यूशन राइट नहीं है तो वो क्या हुआ है, वो फिर रॉन्ग इवोल्यूशन हुआ है।
एंड रॉन्ग इवेल्युएशन लीड्स टू डिफरेंशिएशन। इससे संबंधों में एक प्रकार का भेदभाव, एक प्रकार की बिटरनेस, एक कड़वाहट, एक डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीज़ें संबंधों में इंश्योर होती है। तो संबंध हार्मोनियस कब बनेंगे? अगर हम अपना भी और सामने वाले का राइट इवेल्युएशन कर रहे हैं। और संबंधों में खटास, संबंधों में कड़वाहट, संबंधों में रूखापन, है ना, और संबंधों में भेदभाव, ये कब इंश्योर होता है? जब हम अपना भी और सामने वाले का भी रॉन्ग इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें मैंने इसके बारे में बताई। अब हम आगे चलेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एज्यूम्ड बेसिस फॉर रेस्पेक्ट टुडे, कि आज का जो वर्तमान का समय है इसमें हमने सम्मान के कौन से एज्यूम्ड बेसिस, मतलब किन बातों को हमने सम्मान मान रखा है, जबकि वास्तव में वो सम्मान नहीं है, लेकिन हमने फिर भी उन बातों को ही सम्मान मान रखा है। तो वो कौन से बेसिस हैं जिनको हमने सम्मान मान रखा है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर इसको ध्यान से समझते हैं और प्रेजेंट टाइम को देखते हैं, तो जो भी डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं रिलेशनशिप में, वही हमारे एक तरीके से रेस्पेक्ट के एज्यूम बेसिस हैं। और हमने इन्हीं चीज़ों को क्या मान लिया है? हमने इन्हीं चीज़ों को जो है सम्मान मान लिया है। तो अगर हम ध्यान से समझें, जैसे मान लिया किसी के पास आलीशान मकान है, किसी के पास लग्जरियस कार है, किसी के पास महंगे और अच्छे कपड़े हैं, किसी के पास बहुत सारा गोल्ड है ना, तो ये हमारे क्या होगी? ये हमारे रेस्पेक्ट के एज्यूम बेसिस होगी। तो हमने ऐसा मान लिया कि जिसके पास ये सब चीज़ें होंगी उसका तो सम्मान है, या वो तो उसके लिए सम्मान की विषय वस्तु है ना। तो ये हमारे एज्यूम बेसिस हैं, और जिसके पास ये नहीं है ना, तो उसके लिए अपमान की बात है, क्योंकि हमने सम्मान के रिगार्डिंग कुछ एक तरीके से इमेजिंग कर ली है कि अगर ऐसा ऐसा है तो सम्मान, और ऐसा ऐसा नहीं है तो जो है अपमान। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो जिन चीज़ों के बारे में हमने, जिन चीज़ों को सम्मान मान लिया है, वो भी सम्मान का क्राइटेरिया नहीं है ना, वो सब रॉन्ग इवोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। लेकिन हमारी समझ अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है, इसलिए हमने उन रॉन्ग इवोल्यूशन को ही क्या मान रखा है? सम्मान मान रखा है। जैसे किसी के पास अच्छे कपड़े हैं, महंगी कार है, आलीशान मकान है, तो इसको हमने सम्मान मान लिया। सम्मान क्या मान लिया हमने? एक्चुअली में हम इन चीज़ों के द्वारा अटेंशन पाना चाहते हैं, दूसरे का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। और जब हम दूसरे का ध्यान आकर्षण करते हैं तो उस ध्यान आकर्षण को, उस अटेंशन को हमने सम्मान मान लिया है। ठीक है, इसलिए अटेंशन के पाने के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता, आप देख ही सकते हैं। तो वर्तमान समय में देखें तो सम्मान के नाम पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं पीपल को। तो वी ईदर डिफरेंशिएट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी, वी डिफरेंशिएट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिलीव्स। ये हो रहा है समाज में। और ये जितने भी क्राइटेरिया मैंने बताए हैं, इन आधार पर हम कभी समान नहीं हो सकते। तो इसलिए इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया ऐसा हो कि हमें समानता देखने को मिले। अब वो क्राइटेरिया है सेल्फ, वो क्राइटेरिया है हमारी इंटेंशन। तो इंटेंशन के आधार पर, है ना, जो हमारा जीने का पर्पस है, उसके आधार पर तो हम सब सिमिलर हैं। जो भी डिफरेंस है वो केवल कॉम्पिटेंस का डिफरेंस है, वो केवल हमारी योग्यता का डिफरेंस है। कॉम्पिटेंस के आधार पर हम अलग अलग हैं, बाकी इंटेंशन के आधार पर, है ना, अर्थात पर्पस के आधार पर, इसके अलावा प्रोग्राम के आधार पर और पोटेंशियल के बेस पर हम सब सिमिलर हैं। यही राइट इवैल्यूएशन है। तो सेल्फ के अलावा जो भी और दूसरे क्राइटेरिया हैं जिस बेस पर हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, वो सब रॉन्ग इवैल्यूएशन को इंडिकेट करते हैं। लेकिन अभी मानव इतना ना समझ है कि जो भी हमारे रॉन्ग इवैल्यूएशन वाले क्राइटेरिया हैं, उन्हीं को हमने सम्मान के एज्यूम्ड बेसिस मान लिया है, उसी को हमने सम्मान मान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है उसके आधार क्या है, उसके बेसिस क्या है। तो हालांकि मैंने अभी बताया भी है ना, बेसिस क्या है, तो उस पर देख लेते हैं। तो हम जो डिस्क्रिमिनेशन या डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, उसके जो है यहाँ पे 3 बेसिस बताए गए हैं। पहला है डिफ्रेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी एंड वी कैन से बॉडी पैरामीटर्स। तो बॉडी से संबंधित जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं उसके बेस पर कैसे भेदभाव होता है समाज में, देख सकते हैं। तो बॉडी से संबंधित दिखाया गया है सेक्स अर्थात जेंडर, है ना। तो जेंडर में मेल एंड फीमेल। अब ये समाज में क्या प्रचलन है, क्या नोशन है, उसको समझ सकते हैं, है ना। अगर समाज पुरुष प्रधान है तो मेल इज गिवन रेस्पेक्ट, और समाज अगर कुछ कल्चर ऐसे हैं जहाँ फीमेल को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है तो वहाँ फीमेल इज गिवन रेस्पेक्ट। तो कभी मेल का सम्मान और फीमेल का अपमान, दोनों, हालांकि दोनों ये सम्मान कहना भी है सम्मान के रूप में ठीक नहीं है। सम्मान का मतलब बस उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये सम्मान नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है समाज में, है ना, कि मेल इज गिवन रेस्पेक्ट अर्थात मेल इज गिवन अटेंशन
ही इज कंसिडर्ड स्पेशल, ये है। फीमेल इज गिवन डिसरेस्पेक्ट एंड इट्स वाइस वर्सा, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं रेस अर्थात कलर। तो कलर जो है वाइट एंड ब्लैक, कलर या तो वाइट है या ब्लैक है, तो आप समझो प्रेफरेंस किसको मिलती है, स्पेशल किसको मानते हैं, गोरे रंग को या काले रंग को, बताओ, जांच के देखो। तो वाइट रंग, गोरा रंग इज गिवन प्रेफरेंस या इट इज गिवन रेस्पेक्ट, एंड ब्लैक कलर, द पर्सन हैविंग ब्लैक कलर इज गिवन डिसरेस्पेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, एज। तो एज में क्या है, जो एज में या तो कोई एल्डर है हमसे, है ना, या कोई छोटा है। तो जो दोज हु आर एल्डर दे आर गिवन रिस्पेक्ट, और जो हमारे से छोटा है, यंगर है, दैट इज डिसरेस्पेक्ट। तो इसलिए हम बोलते हैं, हमारी जो प्रपोजल्स भी ऐसे ही हैं कि बड़ों का सम्मान करो, जबकि प्रपोजल क्या होना चाहिए, सभी का सम्मान हो। फिर चाहे वो व्यक्ति उम्र में मुझसे बड़ा है या हम उम्र है या मुझसे छोटा है, सम्मान तो सभी को नेचुरली एक्सेप्टेबल है। तो सम्मान की जो विषय वस्तु है केवल बड़ों तक सीमित ना हो, सम्मान सभी के लिए नेचुरली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब फिजिकल स्ट्रेंथ, ताकत के बेस पे जो व्यक्ति ताकतवर है, जिसमें शारीरिक बल है, दैट पर्सन इज गिवन रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मीन्स दैट पर्सन इज कंसिडर्ड स्पेशल। और जो कमजोर है शरीर से, दैट इज गिवन डिसरेस्पेक्ट। अब देखते हैं फिजिकल फैसिलिटी के बेस पर, जो दूसरा हमारा डिफरेंशिएशन का बेस है, दैट इज वी कैन से डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। तो फिजिकल फैसिलिटी में ध्यान से देखें तो इसमें दो तरीके से कर रहे हैं, एक तो वेल्थ के बेस पर और एक पोस्ट के बेस पर। तो वेल्थ का मतलब कितना सुविधाएं, कितना धन हमारे पास है। तो धन में ध्यान से देखें तो फिर दो बात आती है, या तो हमारे पास धन है, अगर धन है तो हम अमीर हैं, रिच हैं, या फिर हमारे पास धन नहीं है या धन कम है। तो अगर धन कम है तो हम गरीब हैं, पुअर हैं। तो रेस्पेक्ट किसको मिलता है, तो इसमें जो रिच है, रिच इज गिवन रेस्पेक्ट, है ना, जो अमीर लोग हैं उनको सम्मान मिलता है, और जो गरीब है दैट इज गिवन डिसरेस्पेक्ट। ऐसी पोस्ट को देखते हैं, अगर किसी की पोस्ट अच्छी है, उसका जो प्रोफेशन है वो अच्छा है ना, अच्छी पोस्ट पर है, तो दैट पर्सन इज गिवन रेस्पेक्ट। और छोटी पोस्ट का व्यक्ति है, कोई चपरासी है, पियोन है, इस टाइप से, है ना, तो दैट इज गिवन डिसरेस्पेक्ट। और इसके अलावा नौकरी में भी देखें तो गवर्नमेंट नौकरी वाले जो हैं दे आर गिवन रेस्पेक्ट, और जो प्राइवेट वाले हैं दे आर गिवन डिसरेस्पेक्ट। अब आगे चलते हैं, अब बिलीफ के बेस पर देखते हैं। तो बिलीफ में जो है इज्म है, सेक्ट है और इन्फॉर्मेशन है, इन्फो है। तो जो मेरे इज्म का है ना, अगर इज्म कॉमन है, जिस चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ, है ना, जो मेरे कॉमन इज्म का है व्यक्ति, तो दैट इज गिवन रेस्पेक्ट। जो दूसरे इज्म का है ना, दैट इज गिवन डिसरेस्पेक्ट। जैसे हम कहते हैं ना कम्युनलिज्म, समुदायवाद, तो जो मेरे समुदाय का है दैट इज गिवन रेस्पेक्ट, और जो दूसरे समुदाय का है दैट इज गिवन डिसरेस्पेक्ट। ऐसे सेक्ट्स में देखते हैं, जो मेरे सेक्ट का है ना, जैसे मान लिया जिस कल्चर को मैं फॉलो करता हूँ, कोई हिंदू है, हिंदुइज्म है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है। तो जो मेरी सेक्ट का है, जो मेरी, जिसको हम सो कॉल्ड धर्म बोलते हैं, है ना, जो मेरे धर्म का है दैट इज गिवन रेस्पेक्ट। जो दूसरे धर्म को बिलोंग करता है दैट इज गिवन डिसरेस्पेक्ट। और अभी इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि धर्म के नाम पर एक कन्वर्जन भी चलता है, सामने वाले को कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है ना, उसको फिजिकल फैसिलिटीज़ का, नौकरी का लालच देके एक धर्म से दूसरे धर्म में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश चल रही है। ऐसा क्यों है, ताकि एक धर्म को, एक कल्चर को मानने वाले लोगों की भीड़ बढ़ जाए, है ना, भीड़ बढ़ेगी तो फिर हम दूसरे पर टेरिटरी कर सकते हैं, दूसरे पर राज कर सकते हैं। तो ऐसी मानसिकता से भी लोग जो है इस समाज में जी रहे हैं। अब इसके अलावा देखते हैं इन्फो का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन, है ना, कि व्यक्ति लिटरेट है कि इलिटरेट है। तो व्यक्ति अगर लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, तो दैट इज गिवन रेस्पेक्ट, एंड इफ द पर्सन इज इलिटरेट, अनपढ़ है, गंवार है, बोलते हैं ना, तो अनपढ़ व्यक्ति को दैट पर्सन इज नॉट गिवन रेस्पेक्ट। तो जो इलिटरेट पर्सन है दैट इज गिवन डिसरेस्पेक्ट। हालांकि जिसको हम रेस्पेक्ट यहाँ बोल रहे हैं बार बार, ये भी रेस्पेक्ट नहीं है, लेकिन समाज के लोगों ने इसी को रेस्पेक्ट मान रखा है, इसलिए इसको हमने कहा एज्यूम्ड बेसिस फॉर रेस्पेक्ट टुडे। तो इस तरीके से ये जो है मैंने आपको आज एज्यूम्ड बेसिस फॉर रेस्पेक्ट आज के वर्तमान के समय में क्या है वो बता दिए, है ना, डिफरेंशिएशन के बेसिस बता दिए हैं। अब अगर इस प्रकार से हमारा जीना होता है कि हम डिफरेंशिएशन के बेस पे जी रहे हैं समाज में, तो ऐसा जीने से डिफरेंशिएशन के आधार पर
अगर डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंशिएशन के बेस पर हमारा जीना हो रहा है तो उससे हमारी लाइफ में, हमारे परिवार में, समाज में उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब इस बात को भी समझ लेते हैं। तो जब भी भेदभाव होता है, फिर चाहे भेदभाव वो जेंडर के बेस पर हो, चाहे भेदभाव वो रंग के बेस पर हो, है ना, या भेदभाव जाति के आधार पर हो, तो हमेशा जब ऐसा हम देखते हैं तो पता चलता है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के साथ भी भेदभाव हुआ है, फिर ऐसे व्यक्ति मूवमेंट करते हैं, आंदोलन करते हैं, है ना, कैंपेन करते हैं समाज में, और वो अपने हित के लिए उसकी जो है अपने जो है एक तरीके से प्रोविज़न की डिमांड करते हैं जॉब्स में भी, और अपने इक्वल राइट के लिए भी वो डिमांड करते हैं कि हम सब बराबर हैं, हमें भी उतना ही जो है सम्मान दिया जाए जितना कि आप दूसरे जेंडर को दे रहे हो। जैसे मान लिया पुरुष को सम्मान मिल रहा है तो महिला फिर अपने राइट के लिए लड़ेगी, है ना। गोरे रंग को सम्मान मिल रहा है तो काले रंग वाला अपने राइट के लिए लड़ेगा, है ना। बड़ी जाति वाले को सम्मान मिल रहा है तो छोटी जाति वाला लड़ेगा कि हमें भी सम्मान मिलना चाहिए, हमें भी उतना ही लाभ मिलना चाहिए हर प्रकार से। तो ये है। तो इस तरीके से समाज में फिर जो है इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम नौकरी के बेस पर देखते हैं, है ना, कि किसी की अच्छी नौकरी है किसी की, तो उसको सम्मान दिया जा रहा है, जिसकी छोटी नौकरी है या कम हाई, उसकी जो लो पोस्ट है उसको अपमान मिल रहा है। तो ऐसे में अगर किसी का पद छोटा है ना, और इस तरीके से उसके साथ भेदभाव हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर क्या होता है कि एक प्रकार का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, एक निराशा का भाव एंश्योर होता है। और कभी कभी व्यक्ति इतना निराशा के भाव से भर जाता है कि व्यक्ति जो है आत्मघात कर लेता है, आत्महिंसा कर लेता है, सुसाइड भी कर लेता है ना। वो सोचता है कि मेरे पास तो छोटी नौकरी है, मेरा क्या होगा, मुझे सम्मान भी नहीं मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी नेगेटिविटी से व्यक्ति भर जाता है और वो आत्महत्या भी कर लेता है। तो ये भी एक प्रकार का जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। इवन ये भी सोचता है कि मेरी तो नौकरी छोटी है, प्राइवेट नौकरी है, मेरी शादी भी होगी कि नहीं होगी, है ना। पता नहीं कितनी बातें उसके अंदर चलती हैं, क्योंकि समाज में जीने का आधार भी यही है। समाज जो है वो चल रहा है भेदभाव के आधार पर। अब आगे देखते हैं बेटा, अगर हम इज्म वाले बेस पर देखते हैं तो जो हमारे कॉमन इज्म वाले हैं, है ना, उनके साथ तो हमारी उठ बैठ जो है वो ठीक प्रकार से होगी, उनका हम सम्मान करेंगे। जो दूसरे इज्म वाले हैं, है ना, उनके साथ हम अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे। तो इससे समाज में एक जो है लोगों के बीच में फाइट, एक वॉर, है ना, ये वाली बातें इंश्योर होती हैं। और यही बातें जब झगड़ा जो है ये बड़ा रूप ले लेती है तो फिर वो नेक्सलिज्म, टेररिज्म इस रूप में भी जो है हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक इज्म के व्यक्ति को, एक कल्चर के व्यक्ति को दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कन्वर्जन वाली प्रोसेस भी देखने को मिलती है, क्योंकि कम्युनिटी चाहती है ना, कि हमारे जिस चीज़ को हम मान रहे हैं, है ना, तो उसको मानने वालों की संख्या बढ़ जाए। संख्या बढ़ेगी, संख्या बल ज़्यादा होगा, भीड़ ज़्यादा होगी तो ताकत ज़्यादा होगी, ताकत ज़्यादा होगी तो हम दूसरे पर राज कर सकते हैं। तो इस भावना से भी लोग, है ना, अपने धर्म को मानने वालों की संख्या को बढ़ाने में लगे हुए हैं। उनको डिफरेंट टाइप से उनको लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं कि आप हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर लो, आप हमारे धर्म को अडॉप्ट कर लो, हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा धर्म अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम आपको ज़मीन भी देंगे, हम आपको रहने के लिए मकान भी देंगे, लेकिन मानवता के नाते नहीं। आप ध्यान से देखें तो ये काम जो भी हो रहा है ये मानवता के नाते नहीं हो रहा, है ना। पहले वो चाह रहे हैं कि आप उनके कल्चर को अडॉप्ट करो, जब आप अडॉप्ट कर लोगे तब वो आपकी हेल्प करेंगे। बीइंग ह्यूमन दे आर नॉट रेडी टू हेल्प यू आउट। तो उनकी शर्त है, कंडीशंस उन्होंने रख दी हैं कि पहले हमारे कल्चर को अडॉप्ट करो, तब हम आपकी सहायता करेंगे, तब हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, है ना, आपको भी रोजगार देंगे। तो ये है। तो इस तरीके से जो ये हम कन्वर्जन वाला काम चल रहा है उसके प्रिजन यही है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो दूसरी पर हावी हो जाए, यही है, एक टेरिटरी स्थापित हो जाए। तो जब भी हमारा जीना भेदभाव के आधार पर होगा तो उससे समाज खंडित होता है, उससे समाज डिवाइड होता है। और जबकि हम सबकी चाहना क्या है, हम सबकी चाहना ऐसी है कि हम एक ऐसे समाज का हिस्सा बन पाए जो खंडित ना हो, जो डिवाइड ना हो, है ना। हम एक ऐसे समाज का हिस्सा बन पाए जहां हम ठीक ठीक प्रकार से सम्मानपूर्वक एक दूसरे के साथ जी पाए। अर्थात चाहना हमारी एक प्रकार से अखंडित समाज की है, अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी की है। लेकिन एफर्ट जो है हमारा जा रहा है वो किस तरफ, ध्यान से देखें एफर्ट को, तो जो हमारा जीने का आधार है वो भेदभाव के ऊपर आधारित है। तो जीने का आधार तो है भेदभाव के ऊपर आधारित, और समाज की चाहना हो रही है अखंडित की। अब ये सपना कैसे पूरा होगा। तो अगर हमारी चाहना अखंडित समाज की है तो हमें, या अनडिवाइडेड सोसाइटी की तरफ है, तो हमें एफर्ट भी उस तरफ करना पड़ेगा।
इसलिए हमारा प्रयास, हमारा एफर्ट अगर सही दिशा में होगा तभी अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी का जो लक्ष्य है ये पूरा हो सकता है। भेदभाव के आधार पर जीने से कभी भी अखंडित समाज की स्थापना नहीं होती, ये बात ध्यान रखना, है ना। इसलिए जीने के आधार ऐसे हो जो मानव को मानव से जोड़े, जीने के आधार ऐसे हो ताकि एक मानव दूसरे मानव के साथ संबंध पूर्वक उसका जीना हो पाए, तब तो अखंड मानव समाज की स्थापना हो सकती है, तब तो हम ठीक ठीक प्रकार से जी सकते हैं। अदरवाइज इससे कम बात नहीं बनेगी। ठीक है बेटा, तो ये आज मैंने जो है 2-3 क्वेश्चंस एक साथ आपको इसमें करा दिए हैं। यूनिट 3 है ना, अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन फैमिली एंड सोसाइटी, ये यूनिट हमारी आज ये कंप्लीट हो गई है। अब जो कमिंग लेक्चर्स होंगे हमारे, उसमें हम यूनिट 4 शुरू करेंगे। यूनिट 4 इज अबाउट हार्मनी इन नेचर। ठीक है बेटा, तो मैं आशा करता हूँ कि जो आज मैंने कंटेंट आपको समझाया आप उसको समझ गए होंगे। तो मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटा।